ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, आज तक हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। जो उस टाइम सिस्टम में लोग आए उनको ये फिजिबल लगा होगा, इससे पब्लिक पे रूल करना ज्यादा इजी है। जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि आम आदमी उससे बाहर निकले। वो प्रोसेस इस तरह का है कि वो कहीं ना कहीं लॉ का तो वायलेशन कर ही रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स और पुअर फार्मर्स का वायलेशन कर रहा है, उनके राइट्स का भी। ये बुक का ना मुझे टाइटल ही बहुत शानदार लगा, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। What made you write this book? 3 तरह के पावर सेंटर हमें दिए गए, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। करेक्ट। तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। इनके जो आपस में कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट से सफर कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो और पहले तो मैं इस बुक से ही आपसे ये बुक भी दिखाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। ये बुक का ना मुझे टाइटल ही बहुत शानदार लगा, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स। What made you write this book? बेसिकली क्या है अंकित जी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले हमारे देश में ब्रिटिश रूल था। बिल्कुल था। तो आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि वो एक किंग के अंडर में चलता था। उससे पहले हमारी डिफरेंट प्रिंसले स्टेट्स थी बिल्कुल, जो रूल करती थी। जो भी किंग रूल था या क्वीन रूल था। उससे पहले अगर आप एनिशिएंट कल्चर में जाएं तो भी डेमोक्रेसी नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर 1947 हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आई। करेक्ट। अब डेमोक्रेसी को एक इंडिविजुअल किंग तो रूल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट्स, कोडिफाइड डॉक्यूमेंट्स चाहिए था। बिल्कुल। जिसपे कि कंट्री को रूल किया जा सके। तो उस टाइम पे कुछ हमारे लोगों ने जो कि एक कमेटी ड्राफ्ट हुई, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स बना, उसका नाम हमने कॉन्स्टिट्यूशन रखा। ठीक। वो डिफरेंट कंट्रीज के जो भी उनको अच्छे लगे उन्होंने उनके लॉ या कोड्स जो भी थे वो सब उठा के उनको कोडिफाइड करके एक डॉक्यूमेंट्स बना दिया। उस डॉक्यूमेंट्स में 3 तरह के पावर सेंटर हमें दिए गए, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशियरी। करेक्ट। अब इन तीनों के बीच में गैप आ जाता है। अगर इनके बीच में गैप आ जाता है और उस गैप में कोई ब्रिज नहीं है तो बेसिकली जो कंट्री का डेवलपमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है उस डॉक्यूमेंट को बनाने का, वो ऑब्जेक्ट डिफीट हो जाता है। अब तीनों को ये लगता है कि हम सुप्रीम हैं, पार्लियामेंट को लगता है कि हम सुप्रीम है, एग्जीक्यूटिव को लगता है कि हम सुप्रीम है, और जुडिशियल सिस्टम को, सुप्रीम कोर्ट को, एपेक्स कोर्ट को लगता है कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम तो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन तीनों में से कोई भी नहीं। तीनों को कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, बट तीनों अपने किसी ईगो की वजह से या अपने किसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से सफर कौन कर रहा है? द पब्लिक एट लार्ज। बिल्कुल, द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सॉवरिन कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो सॉवरिन है उसको ही हमने साइड लाइन कर दिया। इसीलिए इनके जो आपस में कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट से सफर कौन कर रहा है? पीपल ऑफ इंडिया। राइट। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट। जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट में देखें कॉन्स्टिट्यूशन ही सफर कर रहा है। किसकी वजह से? 3 डिफरेंट पावर की वजह से। इसीलिए मैंने बुक्स ये लिखी है कि अगर ये तीनों आपस में जो गैप है उसमें एक ब्रिज क्रिएट हो तो ये पूरा का पूरा जो फोर्स है, जो ह्यूमन फोर्स है, जो पावर सेंटर्स हैं, वो हमारे सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ना कि एक दूसरे से कंपटीशन के लिए। बड़ो ब्रिज क्रिएट हुआ कैसे? आपने सॉल्यूशन भी लिखा होगा। बेसिकली क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं। बिल्कुल आते हैं। और वो पब्लिक के डायरेक्ट टच में होते थे। आजकल कुछ लोग ऐसे आने लगे कि दिस इज अपार्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, कि कुछ लोग ऐसे आने लगे कि जो एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लाइट से बैठ के आते, जो डायरेक्ट पब्लिक के टच में नहीं है। बिल्कुल। बट इनिशियल स्टेज पे ऐसा नहीं था। जो भी हमारे पार्लियामेंटेरियन थे वो कहीं ना कहीं ग्रास रूट से आते थे। जो हमारे जुडिशियल सिस्टम के या एग्जीक्यूटिव सिस्टम पे लोग बैठे हुए हैं वो एक अच्छी क्लास से आते थे। बिल्कुल। अब लोग इसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं जी अच्छी क्लास की डेफिनेशन क्या है।
ये सवाल दूसरा मेरा यही था वैसे। अच्छी क्लास का डेफिनेशन का मतलब है कि उन लोगों ने कोडिफाइड लॉ को या बुक्स को या सिस्टम को या लॉ को उनसे ज्यादा पढ़ा है जो एक्चुअल में पार्लियामेंटेरियन है। ओके। तो जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशियल सिस्टम के लोग हैं, उन्होंने लॉ को कोड के हिसाब से देखा कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है, इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इसको ही डिफाइन करना है। बट जो पार्लियामेंटेरियन थे वो ग्रास रूट से जुड़े हुए थे, उनको एक्चुअल प्रॉब्लम भी पता थी जो कि उस एक्ट में या वहां पे डिफाइन नहीं थी लॉ में। सो वहां पे कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट को लगने लगा कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट जो है लॉ को बना नहीं रही है जो कि पब्लिक की नीड है। और पार्लियामेंट को लगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट का काम लॉ बनाना नहीं है, तो वो हमारे राइट में इंटरवीन कर रहा है। तो वहां से बेसिकली स्टार्ट ज़्यादा हुआ था ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम में। वहाँ पे इमरजेंसी ये सब जो इश्यूज थे उस पर ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था, और वो कन्फ्लिक्ट ओवर द पीरियड कम नहीं हुआ, फिर बढ़ता ही चला गया। अलग अलग चीज़ें आई है हमारे देश में जिन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी इंट्रोड्यूस की, अब मैं डिस्कस करता हूँ, बट ये शायद आप बाद में क्वेश्चन पूछेंगे कि PIL से रिलेटेड। PIL का क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछूंगा आपसे। हाँ बिल्कुल। सो कोई नहीं। हाँ, हमारे 17 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस PN भागवत थे। उनको कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि पार्लियामेंट को जो कानून बनाने चाहिए वो पार्लियामेंट नहीं बना पा रही है, ओके, या इनएक्टिव है। तो उन्होंने उस सिस्टम को ओवर रूल करके एक आर्टिकल को अमेंड कर दिया, और उन्होंने एक नया राइट पब्लिक पीपल ऑफ इंडिया को दे दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। बिल्कुल। बट अगर आज देखें तो उसका मिसयूज ठीक वो भी एक पार्ट है। हाँ। अच्छा, मुझे एक हमेशा से ना एक बात बड़ी कंफ्यूजन लगती है कि इंग्लिश का बनाया हुआ, ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, और आज तक हम उसे ही फॉलो कर रहे हैं। तो उससे वो तो ऐसे इस तरीके डिज़ाइन किया हुआ कि आदमी हमेशा उस लूप होल में फंसा ही रहे हमेशा। जो भी केस के लिए गया है, अगर आप उसे देखेंगे, अगर मैं आज पुरानी बैलगाड़ी से चलूँ तो मैं आज मॉडर्न डे का सफ़र नहीं कर सकता। सो आपको लगता है ये बात कि ये है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? बेसिकली क्या है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में और एक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़े। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने ही बनाया और अपने लोगों की, राइट। बट हमारे बहुत सारे कानून ऐसे जो आज भी, हाँ, मैं कहूँगा कि 70% जो एक्ट हैं वो आज भी ब्रिटिशर्स के बनाए। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। अगर आप वाइस वर्सा देखेंगे तो ब्रिटिशर्स ने वो जो लॉ हैं वो अपने कॉलोनियल कंट्रीज के लिए बनाए थे। बिल्कुल, क्योंकि उनको उन पर रूल करना था। बिल्कुल था, बिल्कुल। रूल करने के लिए उन्होंने एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाया, उन्होंने एक प्रोसेस मैकेनिज्म बनाया। बिल्कुल, कि जो पीपल ऑफ इंडिया है या जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो एक प्रोसेस में आ जाए। जस्टिस से तो उनको मतलब था ही नहीं ना कि जस्टिस डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा। फील होना चाहिए कि एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम काम कर रहा है, एक मैकेनिज्म वर्क कर रहा है। अदरवाइज हमारे एनिशिएंट टाइम से, ये मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है, लॉ पे पहली बुक ऐसी होगी जिसमें ये मेंशन किया है। मैंने लॉ को, अपने इंडियन लॉ को मनुस्मृति से स्टार्ट किया है। अच्छा। कि मनुस्मृति के बाद में विदुर नीति, चाणक्य, है ना, राजा विक्रमादित्य जो अपने आते जस्टिस के लिए फेमस थे, राइट, है ना। तो बेसिकली अभी हमारा ग्रेट कुंभ चल रहा है। ग्रेट कुंभ भी जो है वो एक, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड लॉ है, वो वहाँ पे डिफाइन हुआ था। ओके। एनिशिएंट टाइम में मैंने अपनी बुक्स में उस पर ग्रेट कुंभा पे लिखा है कि हर 12 साल में, क्योंकि अलग अलग राजाओं की अलग अलग टेरिटरी थी, तो उनमें जब एक दूसरे में ट्रेड करते थे तो ट्रेड करने में ओवर द पीरियड कोई ना कोई टेक्निकली या लॉ के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ओके। एक स्टेट से दूसरी स्टेट के। ओके। सो हर 12 साल में जितने भी राजा हैं वो सब इकट्ठे होते थे प्रयागराज में, और वहाँ पे जो अपने सब, हर एक स्टेट के लोग भी वहाँ पे जाते थे। जितने भी व्यापारी थे वो भी जाते थे, आम लोग भी जाते थे, और जो उनको ट्रेड में प्रॉब्लम फेस होती थी उसको वो डिस्कस करते थे।
ओके फिर एक किंग दूसरे किंग से डिस्कस करता था और उस पे वो इंटरनेशनल ट्रीटी बनती थी। ओके तो हमारा जो ग्रेट कुंभ है, एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ की इन्वेंशन हमारे ग्रेट कुंभ से हुई है। कितने लोग जानते हैं? आज हमने अपने ग्रेट कुंभ को लिमिटेड कर दिया सिर्फ एक गंगा स्नान तक। करेक्ट, वो गंगा स्नान तक ठीक है, वो पार्ट एक है, पवित्र नदी है, बिल्कुल वो भी पार्ट है। वो एक सनातन कल्चर है, एक वो वैदिक सभ्यता है, हाँ। वो भी एक पार्ट है। हाँ। बट ओरिजिनल जो था वो कुछ और इसका पर्पस था ग्रेट कुंभ का। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो कस्टम्स थे, जो हमारी प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, उन्होंने तो अपने लॉ को कस्टम से डिफाइन किया और कस्टम से डिलीवरी सिस्टम रखा। अपने लिए उन्होंने कोई कोडिफाइड लॉ नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया, बिल्कुल है ना। हमारे लिए उन्होंने कोडिफाइड लॉ बना दिया। बिल्कुल। ठीक है, एक टाइम था कि हम मजबूर थे कि हम उनको के कोडिफाइड लॉ के अगेंस्ट अपने कस्टम्स को नहीं ला सकते, है ना। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें उन सब कानून को चेंज कर देना चाहिए। अभी ये भी क्वेश्चन है कि चेंज क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो शायद जो उस टाइम सिस्टम में लोग आए उनको ये फिजिबल लगा होगा कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, इससे पब्लिक पे रूल करना ज़्यादा इजी है। ये भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो एक डेमोक्रेसी सिस्टम था कि जो सॉवरिन है वो पीपल ऑफ इंडिया है, वो खत्म हो गया, वो पर्पस डिफीट हो गया। और उन्होंने उस पार्लियामेंट को एक रूल करने का एक सिस्टम बना दिया। पहले किंग रूल करता था, अब किंग की जगह एक बॉडी आ गई, है ना, द ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने उसी तरह से जैसे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उनको वो इजी लगा, चाहे पुलिस सिस्टम हो, जो भी आज भी है। आज भी आप रिमोट एरिया में देखें कि क्राइम एक्स ने किया है, एक्स के पेरेंट्स को उठा के बंद कर देती है पुलिस। बिल्कुल, बोले साहब जब तक आप एक्स को लेके नहीं आओगे तब तक आप हमारे पुलिस स्टेशन में बंद रहोगे। ये कहीं लॉ में डिफाइंड है, कहीं डिफाइंड नहीं है ना। क्योंकि हमारा पुलिस रूल इस तरह का बना है कि कोई आंसरेबल ही नहीं है। इस तरह का मैकेनिज्म बना दिया गया कि उस मैकेनिज्म में, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स को अपनी पुलिस को पावर देनी थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस आज 80 ईयर्स होने को है, बिल्कुल आज भी हम इतना सिस्टम बदल चुका है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है। आज भी हम 150 साल पुराने कानून से ही गवर्न हो रहे हैं। आज भी हमारे देश में टोर्ट पे कोई एक्ट नहीं है। इट्स रियली पेनफुल। आप कंपटीशन तो अपना यूरोप और अमेरिका से करते हैं, बट आज भी टोर्ट पे लॉ तो है, बट कोई कोडिफाइड एक्ट नहीं है। आपको कोई क्या सर्विस दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो बना दिया। कितने वहां पे जस्टिस डिलीवरी होती है, कितने लोगों को कंपनसेट किया जाता है? कुछ भी नहीं है। बल्कि ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं कि 50 करोड़ से ऊपर केसेस शायद अभी होंगे, और 50 करोड़ हमारे 50 करोड़ नहीं, 5 करोड़ केसेस, सॉरी 5 करोड़ केसेस के आसपास, बिल्कुल 5 करोड़ केसेस हमारे जुडिशियल सिस्टम में स्टक हैं अप्रोक्सीमेटली। बट हम सिर्फ उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, या हमें वो फिगर्स दिखाई देती हैं जो जुडिशियल सिस्टम। राइट। इसके साथ में हमारी रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। राइट। इसके साथ में हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं स्टेशन में, जिनमें बहुत सारी अनकाउंटेड कंप्लेंट्स और एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, जिनकी कोई काउंट करने का कोई मेजरमेंट ही नहीं है। अभी भी देखिए ना, मतलब अगर मैं 5 करोड़ का एवेल्युएशन आ, तो 30-40 करोड़ लोग तो हैं जो फंसे हैं। 30-40 करोड़ नहीं, आप अगर टोटल करें तो आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा कंप्लेंट और केसेस पेंडिंग हैं। अगर आप रेवेन्यू कोर्ट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, डिफरेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, आप हर जगह को कैलकुलेट करेंगे ना, देयर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट, टैक्सेशन डिपार्टमेंट, बहुत फिर तो ट्रिब्यूनल्स, ये सब करेंगे। अल्टीमेटली वो भी कहीं ना कहीं सफर ही कर रहे हैं ना। तो फिर आप देखो ना, इस इतने बड़े लूप होल में फंसे, और शायद केस इतनी आसानी से इंडिया में खत्म होता नहीं है। बेसिकली अंकित जी क्या है, अगर आपको उन लूप होल से निकाल देंगे और जस्टिस डिलीवरी उनको कर देंगे, तो आप लोग फिर पार्लियामेंट की तरफ फोकस कर लो। वही मेरा क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल, कि उस चीज से निकलेगा कैसे फिर आदमी? उस चीज से वो चाहते ही नहीं। जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि आम आदमी उससे बाहर निकले। अगर वो उससे आप बाहर निकल गए तो आप फिर ध्यान उन लोगों पे देना शुरू कर दोगे ना जो 2% लोग सिस्टम को रूल कर रहे हैं। मैं आई एम नॉट फोकसिंग ओनली ऑन द पार्लियामेंट, चाहे वो रिच पीपल हो या पुअर पीपल हो, राइट, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे लोग हो, बिल्कुल, चाहे वो हायर पोजीशन पे बैठे लोग हो, कुछ 2% लोग हैं जो सिस्टम को रूल करते हैं।
कर 2% ही लोग सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, बट उनका माइंड और विजन ऐसा हो कि पब्लिक के लिए जस्टिस डिलीवरी हो, है ना, वो एक प्रोसेस ना बनाएगी। प्रोसेस भी बड़ा अच्छा जस्टिस प्रोसेस बन गया है ना, डिलीवरी का कोई सिस्टम ही नहीं है। उसका रीजन सबसे बड़ा है कि कोई आंसरेबल नहीं है। हम इसको अकेले जुडिशियल ऑफिसर्स पे नहीं डाल सकते, बिल्कुल। वी कैन नॉट से कि अकेले जुडिशियल ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है कि हमें जस्टिस में डिले हो रहा है। बिल्कुल। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी रेस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए हम लोग एडवोकेट्स भी बहुत बड़े रेस्पॉन्सिबल हैं, और सबसे बड़े रेस्पॉन्सिबल हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। आज की डेट में पूरे कंट्री में जो सबसे बड़ी लिटिगेंट है वो गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉय अपने किसी भी काम के लिए आंसरेबल है ही नहीं। वो कोई भी गलत ऑर्डर करे, लीगल डिपार्टमेंट को फाइल चली जाती है, सरकारी वकील उनके एंगेज किए होते हैं, कोर्ट अगर मैटर एपेक्स कोर्ट तक भी आता है तो बड़े बड़े वकील एंगेज किए जाते हैं, क्योंकि फीस तो डिपार्टमेंट को देनी है ना। बिल्कुल। जिस दिन मेरी पर्सनल पॉकेट से मैं केस हारता हूँ और मेरी पर्सनल पॉकेट से जिसने केस वो रिकमेंड किया है या जिसने वो उस कंप्लेंट के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर वटेवर जो भी उन्होंने ऑर्डर किया है उस पर अगर कोर्ट से एडवर्स ऑर्डर आता है, करेक्ट, और उसकी जो कॉस्ट है लीगल कॉस्ट वो मेरी पॉकेट से ली जाएगी, तो गवर्नमेंट लिटिगेशन 90% खत्म हो जाएंगे उसी दिन, कह सकते हो आप। सो बेसिकली क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे जस्टिस डिलेड सिस्टम, एडवोकेट्स में है, एडवोकेट सिर्फ एक पार्टी को या उसका क्लाइंट है उसको फेवर करने के लिए अननेसेसरी डिले करते हैं केसेस, करते हैं, बिल्कुल है। क्योंकि वो लीगल सिस्टम में बैठे हैं, वो लीगल जानकारिज्म को जानते हैं कि मुझे इसको डिले कैसे करना। बिल्कुल। तो जब तक सब लोग एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ में कंबाइन होके सेम पेज पे प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक अकेले जुडिशियल ऑफिसर मतलब रिस्पॉन्सिबल, ये कह देते हैं ह्यूमन साइड होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। डेफिनेटली अगर कोई भी जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हाँ, उसके पास तो उसके अंदर ह्यूमन एटलीस्ट जिंदा हो, है ना। हाँ, अगर उसकी ह्यूमन साइकोलॉजी खत्म हो चुकी है तो फिर पैसा है, फिर तो डेफिनेटली वो करप्शन है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो पैसे के रूप में हो सकता है, वो नेपोटिज्म हो सकता है, वो व्हाटएवर। एक कोलोजियम करके टर्म है उसका, कॉलेजियम उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या है कि हमारा देश अकेला ऐसा है वर्ल्ड में जहाँ पे जजेस को अपॉइंट कर। करेक्ट। हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा नहीं है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जुडिशियल पब्लिक कमीशन है जो एक ईयरली या आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर जैसे भी वैकेंसी क्रिएट होती है उस हिसाब से वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। बट मैं हायरार्की ऊपर जाना चाहता हूँ। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, राइट, वहाँ पे 90s के दौर में ये शुरू हुआ था कि जजेस ने जजेस को अपॉइंट करना शुरू किया है, और उसके बाद पिक्चर में कॉलेजियम सिस्टम आता है। करेक्ट। अब कॉलेजियम सिस्टम को इसलिए डिफेंड करते हैं कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन का इंटरफेयर बढ़ जाएगा जुडिशियल सिस्टम अगर वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी आ जाएंगी। करेक्ट। 2014 में एनजीएसी लेके आए थे, उसको स्टक डाउन कर दिया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने। बट हमारे यहाँ पे एक सेटल्ड लॉ है, या ये थ्योरी मानी जाती है कि कोई भी आदमी अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता। बिल्कुल। बट एनजीएससी को स्टक डाउन करने में क्योंकि उसमें कॉलेजियम पार्टी था, तो जो कॉलेजियम के टॉप 5 जजेस थे उन्होंने ही अपने फेवर में डिसीजन दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। वो क्रिटिसाइज भी हुआ है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। बट जहाँ पे जुडिशरी इंडिपेंडेंट की बात आती है तो ये ठीक है कि लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जजेस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगर एपेक्स कोर्ट चाहती है या जजेस चाहते हैं तो उन्हीं के पास जुडिशियल सिस्टम में ही रहने दिया जाए। इट्स फेयर है ना, बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। लेट्स गो टू एक और वन मोर क्वेश्चन। तो अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ एज अ जज जी, तो मेरी क्या गाइडलाइंस होगी मुझे हायर होने की? नहीं आप मेरी भी तो कुछ चेक पॉइंट्स होगी, मुझे कैसे उस बॉडी को कैसे बनाया गया जो किसी जज को हायर कर सकती है? बेसिकली क्या है कि जो टॉप 5 जजेस होते हैं एपेक्स कोर्ट के, हाँ, वो ही कॉलेजियम सिस्टम में रहते हैं। जो सीनियरिटी में पहले 5 जज होते हैं, ऐसे हाई कोर्ट में होता है। सो वो सिस्टम ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नहीं है, ओके। वो कोई इशू नहीं है,
वो ठीक है अपनी जगह पे। और बेसिकली क्या है, मैं तो ये कहता हूँ वही सिस्टम ठीक है, ओके, क्योंकि जजेस जानते हैं कि किसको कि किसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, बट फिर भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगते हैं, डिफरेंट टाइम पे लगे हैं। मैंने उसमें बुक्स में काफ़ी डिटेल में मैं जानना चाहूँगा तभी। हाँ डिटेल में लिखा है इसमें काफ़ी, बट इसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आज की डेट में ये नहीं पता चलता कि किस कोर्ट में कितनी वैकेंसियां हैं, बिल्कुल, कितनी वैकेंसी कब भरी जानी है, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, कहाँ हम अप्लाई करें, और क्या उसका मैकेनिज्म है सिलेक्शन का। तो अगर ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाए, एक ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का एक पोर्टल हो, उस पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता रहे जितने भी लॉयर या जो सीनियर लोग हैं, जूरिस्ट हैं, जो इंटरेस्ट हैं या जो एलिजिबल हैं उसमें जाने के लिए, उसका एक क्राइटेरिया डिफाइंड हो, फलां हाई कोर्ट में 10 जजेस की वैकेंसी है, आप लोग इस क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो टॉप 5 कॉलेजियम के जजेस हैं वो उनका इंटरव्यू करें, रिटन करें, व्हाटएवर जो भी एक मैकेनिज्म, बिल्कुल, और वो उसको फाइनल कर दें। और इट शुड बी ट्रांसपेरेंट विदाउट एनी नेपोटिज्म एंड ऑल दिस एंड विदाउट एनी गवर्नमेंट प्रेशर। और अगर वो होता है तो फेयर एनफ। बट आज की डेट में क्या है कि किसी को पता ही नहीं होता कि किस हाई कोर्ट में क्या कैसे अप्लाई करें, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क टाइम टू टाइम लगता रहता है। बिल्कुल। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट को ये चीज़ें अगर ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो आई थिंक फिर उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन की या लेजिस्लेशन के इंटरवीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं जो ये PIL है इसका मिसयूज लोग करते हुए कैसे देखा आपने? देखिए, जिस टाइम पे ये एक बिहार का मैटर हुआ था, जब ये इंट्रोड्यूस हुई, इसको अपने ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस PN भागवती साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि एक लेडी को गवर्नमेंट पिछले 30 सालों से उसके केस को डिसाइड नहीं कर रही। 30 सालों से? वो 30 ईयर्स उसके केस को डिसाइड नहीं किया गया। तो वहां से वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं और इनेक्टमेंट होता है एक आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन कि पब्लिक एट लार्ज को ये फैसिलिटी दी जाती है कि कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि कहीं बड़े लेवल पे गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक का या सिटीजन का राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। बट उसमें मैं कई बार इस पर आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, मैंने अपनी बुक पे भी लिखा है। उसका मिसयूज कहाँ होता है? मिसयूज यहाँ होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो हमारे कंट्री के एनिमी कंट्री हो या जो भी लोग हैं, जो ये नहीं चाहते कि हमारा कंट्री एक लेवल पे डेवलप करे। करेक्ट। सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग में हम चाइना पर डिपेंड करते हैं कि चाइना से माल इंपोर्ट होके आएगा, राइट, तो हम उसको बेचेंगे। करेक्ट। हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस एरिया में हम फला प्रोडक्ट की बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, करेक्ट, जिससे कि हम लोगों को रोजगार भी दे सकें और हमारे यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल होकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाए। वहाँ पे जिन लोगों के अपने हिडन इंटरेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं फार्मर्स की तरफ से ग्रुप बनाएंगे, बोलेंगे इससे तो इन्वायरमेंटल लॉस होगा, खतरा है, फार्मर्स की जीविका चली जाएगी, ये व्हाटएवर जो भी रीजन्स बनाए जाते हैं, उसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में। और बेसिकली कोर्ट की मजबूरी ये होती है कि उसके सामने जो फैक्ट्स आएंगे, जो डाटा आएंगे, उनको तो उस पर एज पर लॉ उनको तो डिसीजन उस पर करना है। करेक्ट है ना? कोर्ट कैन नॉट बी बायस्ड, राइट। कि और कोर्ट पॉलिसी मेकिंग भी नहीं कर सकता वो उसका काम, वो पॉलिसी डिसाइड करें, क्योंकि तो सामने जो डॉक्यूमेंट्स है और जो एक्ट है उसको तो उनको तो उस पर डिसाइड करना है। तो यहाँ पे कई बार इन चीज़ों का मिसयूज होता है। और बेसिकली क्या है कि उसके लिए कुछ PIL ऐसी भी होती है कि आप अगर उस राइट को खत्म करते हो तो गवर्नमेंट भी एक तरह से जो पब्लिक एट लार्ज है उसके राइट का वायलेशन करती है। ओके। तो PIL खत्म तो नहीं होनी चाहिए, बट इसमें मैंने ये लिखा है कि आप सपोज करो मैंने आप पे कोई केस किया, ठीक, तो हम दोनों को राइट है
कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकें और देख सकें कि उस कोर्ट में क्या हो रहा है, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा लॉयर क्या बोल रहा है, क्या मेरे राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है या नहीं, या कोई चीज़ मैनिपुलेट तो नहीं हो रही है। अब चूंकि PIL जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक एट लार्ज फाइल की जाती है, वो किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं फाइल होती। ओके, हाँ बिल्कुल। सो जो पब्लिक एट लार्ज है, ये उनका लीगल राइट है कि उनको पता हो कि हमारे बिहाफ पे अगर किसी ने कोई केस फाइल किया है क्या चल रहा है, तो उसमें क्या प्ली है, क्या डिफेंस है, वो क्यों फाइल किया गया है, और उसमें हमारे फेवर में या अनफेवर में क्या डिसीजन आ रहा है। करेक्ट। तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू है आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, है ना, या कोई ऐसा सेंसिटिव कंटेंट है तो आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट इन जनरल पीपल एट लार्ज का, पब्लिक एट लार्ज का ये लीगल राइट है कि वो देखे कि हमारे बिहाफ पे कौन आदमी कोर्ट में क्या कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर कोई गलत इस तरह की प्रोफेशनल शॉप, जैसे हमारे ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने पीछे बोला था कि PIL जो है वो प्रोफेशनल शॉप बन गए हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को भी पता चलेगा कि कौन आदमी उसको प्रोफेशनली मिसयूज कर रहा है। राइट। तो उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं आजकल जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है तो पब्लिक काफी वोकल है, तो कहीं ना कहीं सबका अपना होता रहता है, कमेंट भी आएंगे, ओपिनियन भी आएंगी, और धीरे धीरे कोर्ट भी उनको अंडरस्टैंड करके बार करेगा कि भाई ठीक है, पब्लिक में ये चीज़ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, या ये कुछ नोटोरियस लोग हैं जो कोर्ट में रेगुलर ये चीज़ें फाइल करती हैं, तो कोर्ट डेफिनेटली ऑब्जर्व उन लोगों को बार करेंगे सब फाइल। बट अभी फिल्ट्रेशन क्यों नहीं है? बेसिकली क्या है, कोर्ट फिल्ट्रेशन इसलिए नहीं कर सकती कि कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि ये पॉलिसी पब्लिक के फेवर में है या नहीं है, या ये गवर्नमेंट ने क्यों बनाई है या कैसे बनाई है। उस टाइम पे तो कोर्ट के सामने फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स आए वो उसी को एनालाइज कर सकता है। पब्लिक एट लार्ज उससे कैसे अफेक्ट हो रही है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में तो नहीं। ओके, अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में, तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, नलीफाई कर। हाँ, अगर उनको लगता है कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है तो वो उसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि जब कोई जजमेंट दिया जाता है ना, कोई जजमेंट देते हैं, लेट्स से महाराष्ट्र का एक केस जो मैंने देखा था, उसमें एक जज ने जजमेंट दिया कि उन्होंने रेप केस वाले बंदे को छोड़ दिया। बाद में चलो उनको अपनी उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, बट मेरा ये कहना है कि वो जो जजमेंट पास होता है वो भी तो एक ह्यूमन ही दे रहा है, एक इंसान ही तो है। आपकी कैपेबिलिटी है मानते हैं, बट एक जजमेंट एक इंसान ही दे सकता है। उस जजमेंट को वेरीफाई करने के लिए कोई क्यों नहीं है? एंड क्वेश्चन जाता है कि आप चलिए उनकी पोजीशन से वो उनको हटा दिया गया, बट मेरा ये कहना है वो जजमेंट तो वहीं रहेगा ना हमेशा। बेसिकली क्या है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जजमेंट हुआ है और आप उससे एग्री हैं और कहीं ना कहीं लगा कि उस जुडिशियल अफसर से कोई एरर हुआ है, तो अब उसके लिए आपको रेमेडी आप हायर कोर्ट में जा सकते। राइट। अगर आपको हायर कोर्ट में ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जस्टिस से कुछ एरर हुआ है, या चीज़ों को मिसरिप्रेजेंट किया गया है दूसरी तरफ से, तो उसके लिए रेमेडी है, आप एपेक्स कोर्ट आ सकते हैं। अगर वहाँ भी ये सेम हो, देखो ये तो नेवर एंडिंग, बिल्कुल वही आगे बात हमारे यहाँ, और उस नेवर एंडिंग लिटिगेशन से कुछ लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो लिटिगेशन है इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे तो ऐसे तो लोग भगवान पे भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि मेरा भगवान ज़्यादा ताकतवर है, आपका भगवान उतना ताकतवर नहीं है, मेरा भगवान अच्छा है, आपका भगवान। करेक्ट। आपकी जो क्या होते हैं, जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो तो आपकी पार्लियामेंट, बट क्या हो रहा है कुछ समय से ऐसा भी होने लग गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सॉरी इसके क्या बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, जो बॉडी है, जैसे मान लो हमारे कोर्ट्स हैं, वो डिसीजन मेकर बन गए एज कम्पेयर टू ऊपर ना जाने का। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं बीच में जिसमें लोगों ने उनको ऑब्जेक्ट किया है। राइट। सर इलेक्शन कमीशन के टाइम पे भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल, चीजें ऐसी हुई हैं कि कोर्ट जो है कुछ गाइडलाइन फ्रेम कर देते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। एज पर हमारे आर्टिकल 142 में हालांकि एपेक्स कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, वो चाहें तो वो सब कर सकते हैं, बिल्कुल। बट इन जनरली एक थिन लाइन होती है, राइट, और पार्लियामेंट को ही लॉ मेकिंग बॉडी एस्टेब्लिश किया है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इसलिए एपेक्स कोर्ट उस तरह के डिसीजंस को अवॉइड करता है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि
एपेक्स कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इससे बिल्कुल इनएक्टिव है या किसी पॉलिटिकल रीजन से फेवर पीपल ऑफ इंडिया के राइट अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे वो एक डायरेक्शन पास करते हैं और वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन में पावर। बट इज इट राइट और रॉन्ग? क्वेश्चन तो यहाँ आता है, इट्स डिफिकल्ट टू से, बट स्टिल आपका ओपिनियन तो होगा। उसके लिए आपको बुक पढ़नी होगी। वैसे आपकी आपकी बुक में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है जो मतलब बहुत कम लोगों को पता है, मतलब बहुत यूजुअली नहीं पता होता? इसमें अगर आप पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स पे आते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं, बिल्कुल। ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स पे तो डिस्कस करते हैं बिल्कुल करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके रेजोल्यूशन पे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। नाइस, बिल्कुल। तो बुक्स का जो इंटरेस्ट पार्ट है, करीब इंटरेस्टिंग पार्ट करीब 55 से 60 पेज यानी 55 to 60 पेजेस इज टोटली डेडिकेटेड टू जुडिशियल रिफॉर्म्स। और वो क्या हो सकते हैं? वो बेसिकली अब आप सिर्फ ये इस चीज़ पे तो फोकस नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर एक वजह से आपके पूरे कंट्री का जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, है ना? करेक्ट। उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। नंबर 1 हम लेते हैं कि जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंफ्रा ना के बराबर है। आज भी अगर आप रिमोट एरिया की जजेस के रूम में चले जाएं तो फैन भी वो लगा होगा जो कि 2 मिनट में एक राउंड है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हमारे देश में 8 महीने गर्म रहता है सही बात। 8 महीने गर्मी के मौसम, है ना, ह्यूमिड में आपको फैन तक नहीं चल रहा है। आप जुडिशियल ऑफिसर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा दिन बैठ के जजमेंट लिखे ना, पूरा दिन सुने। तो जो इंफ्रा है वो इंफ्रा एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। ये वन पार्ट है। इट्स वन पार्ट, राइट। इंफ्रा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें कंट्री के कहीं ना कहीं, अब आप देखिए जो कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, MNCs के ऑफिस हैं, है ना, वो कितने अच्छे लेवल पे बने हुए हैं, बिल्कुल। पूरे सेंट्रल एयर कंडीशंस, ग्लास के बिल्डिंग, फील भी अच्छी आती है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है। कोर्ट आप देखेंगे वही पुरानी गवर्नमेंट की टूटी हुई बिल्डिंग है ना, टीन शेड में पड़े हुए टूटे हुए पंखे घूम रहे हैं, है ना, टेबल चेयर नहीं है। इवन मैंने जजेस के आवास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर रिमोट एरिया में जाए ऐसे देखे हैं, है ना, कि उनमें रहना मुश्किल है। ओके। डेंटिंग पेंटिंग तक वो लोग अपने लेवल पे खुद कराते हैं बेचारे। दूसरी चीज क्या है कि हमें इंफ्रा नीचे का उसका जुडिशियल ऑफिसर का स्टाफ है, स्टाफ की शॉर्टेज है, फाइलिंग है केसेस की, वो फाइलिंग आधा काम तो जुडिशियल ऑफिसर को क्लेरिकल वर्क करना पड़ता है क्योंकि उसके पास स्टाफ ही नहीं है, उससे उसकी एफिशिएंसी कम होती। हम तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे फंड एलोकेट करने पड़ेंगे। अब दिल्ली की कोर्ट में आप जाइए, कितनी अच्छी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई, बिल्कुल बनी है ना। आप यही सेम कहीं उड़ीसा, बिहार, कलकत्ता, ईस्टर्न यूपी वहां चले जाइए, उनकी कोर्ट की हालत देखिए, बिल्कुल, है ना। यू कांट इमेजिन कि जुडिशियल ऑफिसर कैसे काम करते हैं। तो फर्स्ट आपका इंफ्रा, सेकंड जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स की शॉर्टेज है हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल। आज की डेट में 50,000 लोगों पे एक जुडिशियल ऑफिसर है। बाप रे। यानी कि on every 10 lakh people there are 20 judges. Difficult to solve. It's difficult to solve ना। तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी आपको संख्या बढ़ानी पड़े, ठीक है। जब तक आप उनकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बहुत सारे कोर्ट में वैकेंसी खाली पड़ी, बढ़ते ही नहीं है। आपको वैकेंसियां सब भरनी पड़ेंगी, आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करने पड़ेंगे। आप हो सकता है जो हेल्दी है, फिजिकली फिट है, आप उनकी थोड़ी रिटायरमेंट एज बढ़ा दीजिए, राइट, है ना। आप उनका मेडिकल चेकअप करिए। जो लोग फिट हैं, जो जजेस काम करना भी चाहते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, है ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस जज, बिल्कुल वो चीज़ों को समझते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से। आप 60 की जगह 65 कर दीजिए, 65, जो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो फिजिकली फिट नहीं है या काम नहीं करना चाहते, यू कैन नॉट फोर्स, राइट, बट जो काम करना भी चाहते हैं, फिजिकली फिट भी है, उनसे तो आपको काम कराना चाहिए ना, आप उनका एक्सटेंशन कर दीजिए। बिल्कुल। तीसरी चीज क्या, आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़ेंगे। आप रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करिए, बट फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है अपने पास,
हर एक जिले में 1 या 2, अच्छा वैसे वो भी इन्होंने डेडिकेटेड कर दिए टू द पॉलिटिकल मैटर एंड ऑल, है ना। राइट जो भी पब्लिक में केस हाईलाइट होता है इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर, राइट। आपको डेडिकेटली 5 से 10 कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, है ना। उसमें रिटायर्ड जजेस को जो अच्छे फिट हैं मेंटली फिजिकली, है ना, और जो काम करना चाहते हैं आप उनको अपॉइंट करिए। आपको जो रिमोट एरिया है, जो लोग कोर्ट तक आ नहीं सकते, जो गरीब लोग हैं, जो लॉयर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनके लिए, मैंने अपनी बुक्स में लिखा है, एक प्रोविजन कर सकते हैं मोबाइल कोर्ट का, मोबाइल कोर्ट का, है ना। राइट। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, आपके पास एक वैन हो, है ना, जिसमें जुडिशियल स्टाफ बैठा हो, जजेस बैठे, उस एरिया के वो उनके वीक कुछ ऐसे मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो जो कि हर वीक में इस एरिया में यहाँ पे मोबाइल कोर्ट आएगी, उस एरिया की जो लिटिगेशन है वो सामने बुलाए, उनको निपटा दें। जो छोटे पेटी ऑफेंसेस हैं जिनमें लॉयर्स की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी लॉयर्स को उसके बीच में डाल के उसको केस को लिंगर ऑन किया जाता है। बिल्कुल। इनके लिए मजिस्ट्रेट खुद बैठ के दोनों लोगों को बुलाएं, उनके मैटर को डिसाइड करें वहाँ पे। उस आप 5 या 10 या 15 गाँव को मिला के उस एरिया के या किसी आसपास नियर बाई एरिया के किसी एक बच्चे को जो लॉ ग्रेजुएट हो, उसकी एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लॉ मित्र। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो लॉ मित्र की आपने एक पोस्ट क्रिएट कर दी जो कि वहाँ पे उन सब चीज़ों को कोडिफाइड करेगा जितनी कंप्लेंट होंगी। बिल्कुल। हफ्ते में 10 दिन में आपकी 100, 50, 80 जितनी भी कंप्लेंट्स है, एक मजिस्ट्रेट जाए और इनको डिसाइड करके आ जाए वहाँ पे। तो इस तरह की आप मोबाइल कोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। उन मोबाइल कोर्ट से बहुत सारे जो नीचे के लेवल पे आपके केसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे सरपंची सिस्टम था। बिल्कुल था। 5 गाँव का मिलके, विच वाज मच बेटर। और उन लोगों को एक्चुअल रियलिटी भी पता होती थी गांव में चल के एक्चुअल लिटिगेशन क्या है, है ना। पीपल वो उनको लोगों को फूल नहीं बना सकते थे, क्योंकि वो उसी गांव से हैं, वो जानते हैं रियलिटी क्या है। और जब 5 गांव के लोग एक साथ बैठते थे तो उसको सरपंची बोलते। बिल्कुल बोलते थे। वो मैंने अपनी बुक में लिखा है कि उनको आप न्यायिक अधिकार दे दीजिए, राइट। एक छोटे लेवल पे दे दीजिए, है ना, बहुत बड़े आप नहीं दे सकते, काफी जल्द बच जाएंगे हम। छोटे मोटे झगड़े होते हैं, गाली गलौच होती हैं, धक्का मुक्की होती है, राइट। छोटे छोटे जमीन के मैटर्स होते हैं, छोटी कंप्लेंट्स होती है। तो जो मैटर वो छोटी छोटी कंप्लेंट 10 साल तक कोर्ट में ब्लॉक पड़ी हुई है, और जो वॉल्यूम आपका 50 लाख होना चाहिए था वो पहुंच गया 10 करोड़ पे, तो वो आपका खत्म हो जाता है उस लेवल में। जो उससे अफेक्ट है सरपंची सिस्टम से, डेफिनेटली वो अपील में आ सकता है, वो करेक्शन नहीं है, करेक्ट। बट अगर चीजें उस लेवल पे निपट रही हैं और वो बेटर निपट सकती हैं तो वो चीजें आपको करनी चाहिए उस लेवल। डिजिटल कोर्ट है, डिजिटल कोर्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में जो लोग अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, बिल्कुल, जो टेक्नोलॉजी को यूज भी कर सकते हैं, आप उनको ऑफर दे दीजिए, जिनके सिविल लिटिगेशंस हैं, कमर्शियल लिटिगेशंस हैं, जिनका कोर्ट में आना मैंडेटरी नहीं है, तो आप इनको इस तरह से चीजें कर सकते हैं। भी आप डिजिटली अपने ऑफिस से, एक तो ट्रांसपोर्टेशन बचता है, बिल्कुल बचता है, पोल्यूशन बचता है क्योंकि यहाँ से जाके वो लेगा, प्लस उस आदमी का जो पूरा दिन खराब हुआ आने जाने में उसकी वर्क एफिशिएंसी बचती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिसके लिए काम कर रहा है वो अपना कुछ और वर्क अच्छे से कर सकता है उस ड्यूरिंग दैट टाइम। तो डिजिटल कोर्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। और एक रेवेन्यू कोर्ट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो तहसीलदार हों, SDM हो, बिल्कुल PM हो या कमिश्नर हो, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। DM का, SDM का अपना एक वर्क है, करेक्ट, उनको वो काम करना ही होता है, करेक्ट। उसके पास आपने एडिशनल जुडिशियल वर्क दे दिया, जो जिसको क्वाशी जुडिशियल पावर, करेक्ट, उनको आपने एडिशनल जुडिशियल वर्क देते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता कोर्ट में बैठने का। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि DM के यहाँ पे छोटे छोटे से स्टाम्प के मुकदमे कि ये एक डेफिशिएंसी ऑफ स्टाम्प है इस डॉक्यूमेंट में 3-3, 4-4 साल तक पड़े रहते हैं और उनके पास में कोर्ट में बैठने का टाइम ही नहीं है। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो ऑर्डर कैसे करेंगे, करेक्ट। सो जो इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये वर्क एलोकेट है थ्रू रेवेन्यू कोर्ट, ये खत्म होना चाहिए और ये सिविल कोर्ट में आना चाहिए। बट उसके लिए एडिशनल कोर्ट आप अपॉइंट कर दी, आप 10 जजेस, 20 जजेस, 5 जजेस आप एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर दीजिए और रेवेन्यू के मैटर उनके यहाँ ट्रांसफर कर दें, जो फुल टाइम
केसेस को डिसाइड करें, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखें। वो 90% एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं, 5 या 10% टाइम में वो केस डिसाइड करते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है वो उस लेवल पे डिसाइड होना। जिससे कि हमारे जो फार्मर्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पॉलिटिशियन आए, है ना, इवन आजकल तो सेलिब्रिटीज भी, सब लोग फार्मर्स चिल्लाते हैं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में फार्मर्स के लिए काम कौन करता है? आप देखिए, आज भी हमारे जो ब्रिटिश टाइम था, जो पटवारी और तहसीलदार रूल करते थे, आज भी वो पटवारी और तहसीलदार किसानों के ऊपर रूल करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, है ना, बिल्कुल। इतनी टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी अगर मेरी डेथ हो जाती है, मेरी जो आने वाली जनरेशन है ना, उसका नाम ऑटोमेटिक ऑनलाइन क्यों नहीं चढ़ाया जाता उस पे? नहीं, आपको पटवारी के ही चक्कर लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल, है ना। छोटी छोटी कोई रिपोर्ट लगनी है, पटवारी अपनी रिपोर्ट नहीं लगाते। करप्शन लेवल तो गवर्नमेंट ने खुद बढ़ा रखा है, है ना। तहसीलदार साहब को भी ऑब्लाइज करना है, है ना, जो अगर वो लॉयर करेंगे तो वो पुअर फार्मर है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, बिल्कुल सोचते हैं मैं 20,000 रुपये वकील साहब को दूंगा, इससे अच्छा तो 10,000 रुपये पटवारी साहब को ही दे देता हूँ, बिल्कुल, तो मेरा काम तो हो जाएगा। और वकील साहब के थ्रू जाऊंगा तो चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, है ना, 6 महीने 8 महीने भी लगेंगे। तो ये सब चीजें ऑनलाइन और अगर डिजिटल होती है, तो एक बहुत बड़े लेवल पे करप्शन कम होता है और फार्मर्स के लिए इजी रहेगा। तो रेवेन्यू कोर्ट वाला सिस्टम होना चाहिए। दूसरा, एक मैंने अपनी बुक में लिखा है नेशनल डिजिटल रजिस्टर। हमारे यहाँ पे लैंड की ओनरशिप को लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है ना, बिल्कुल। छोटे छोटे खसरे खतौनी में पार्टीशन के, पूरे बंदी के केसेस इतने पेंडिंग हैं। अब 4 भाई हैं, 4 भाइयों का एक खेत है, उन्होंने अपनी मर्जी से डिसाइड कर लिया, उसको डिमार्केट कर लिया कि मेरी ये बाउंड्री लाइन है। दे ऑल आर हैप्पी, बट उनको गवर्नमेंट से उसकी पूरे बंदी स्टैंपिंग कराने में पूरा कोर्ट का मैकेनिज्म 1 साल चक्कर लगाना पड़ेगा। पटवारी साहब रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, तहसीलदार साहब नहीं करेंगे, एसडीएम साहब नहीं करेंगे, जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा। फिर वो ऑर्डर हो जाएगा, उसकी अमल दरामद नहीं होगी, है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरे खतौनी में नहीं आएगी। तो एक तरह से जो प्रोसेस है ना, जो मैकेनिज्म है, जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, वो प्रोसेस इस तरह का है कि वो कहीं ना कहीं लॉ का तो वायलेशन कर ही रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स और पुअर फार्मर्स का वायलेशन कर रहा है, उनके राइट्स का भी। उसके लिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं लेती। आप एक नेशनल डिजिटल रजिस्टर बना दीजिए, ऑनलाइन पोर्टल। आप किसी भी विलेज का, किसी भी गांव का कोई भी खसरा नंबर डालें, उसमें क्लियर आ जाए इसकी ओनरशिप इस आदमी की है। उससे रिलेटेड कोई केस पेंडिंग है, उसमें मेंशन हो कि इससे रिलेटेड इन फला 2 लोगों के बीच में केस पेंडिंग है, इनका ओनरशिप का डिस्प्यूट है, इनका ये डिस्प्यूट है, उसको डिमार्केट नहीं करते। आज भी खतौनियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एरिया डिमार्केट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो रेवेन्यू रिकॉर्ड को, जो फार्मर्स की ओनरशिप को कंटिन्यू करती है, वो खतौनी करती है। खतौनी में 6 लोगों के नाम डाल दिए और टोटल एरिया डाल दिया 20 एकड़, 20 बीघा, ठीक है, राइट, या 4 हेक्टेयर, व्हाटएवर, जो भी जिस एरिया में होता है। अब उसमें से किसका कितना है, वहां पे फिर स्कैम होते हैं, राइट, फोर्जरी होती है, राइट। वो लोग फिर अपना हिस्सा निकलवाने के लिए पटवारी साहब के पास जाते हैं, पटवारी साहब के पास टाइम नहीं होता, राइट। फिर वो बोलते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ। वो 4 बार जब उनको बिजी करके बोल देंगे, वो गांव से शहर तक या तहसील तक आने पे जितना उसका खर्च होता है, वो सोचता है कि ठीक है साहब, मैं इनको 1000 रुपये दे दूं तो ये मेरे हिस्से का मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे बता के, बिल्कुल ना। तो करप्शन तो इसलिए आता है। अगर वो सब कुछ खतौनी में मेंशन हो, सारा ऑनलाइन हो, पूरा आपका एक पोर्टल है, आप फार्मर को चलाना नहीं आता, लेकिन आजकल सबके बच्चे मोबाइल कहीं किसी ना किसी रूप में चलाते हैं। आप उसको खोलेंगे, उस पोर्टल को, उस पे अपना नाम, गांव का नंबर, खतौनी खसरा नंबर डालेंगे, खाता नंबर, वो आपका खुल जाएगा। उसमें आपका हिस्सा क्लियर डिमार्केट है, आप उसका प्रिंट निकालेंगे और उसको यूज करके, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी बहुत सी छोटी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और जो पुराने लोग हैं उनको चेंज करना नहीं चाहते। वो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों नहीं करना चाहते? घूम फिर के बात वही आ रही है। देखिए, बेसिकली क्या है कि अगर मुझे सिस्टम को रूल करने में मजा, एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज को, तो मैं उस सिस्टम में क्यों जाऊंगा कि वो लोग आके कल को मेरे से क्वेश्चन पूछें। और हमारे देश में लोग सवाल पूछते नहीं है, इसलिए सरकार एंजॉय करती है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे पूर्वजों पे खूब अत्याचार किए, एवरीबडी नोज, ये किसी से छिपा नहीं है, राइट।
आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमारे राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट पे जॉर्ज की प्रतिमा लगी रहती है 70 साल। कोई नहीं पूछता, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछता कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों को फांसी पे लटकाया, जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई, बिल्कुल पे है ना, बिल्कुल आपने उसकी प्रतिमा यहाँ पे लगा रखी है। बिल्कुल। तो जब सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब नहीं मिलेगा, सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोई आंसरेबल भी तभी होता है जब क्वेश्चनिंग होती है। तो हमारे देश में एक पहले ज्यूरी सिस्टम था, कई केसेस में हुआ है। तो अभी आपने एक सवाल किया था कि अगर वो रेप वाले केस का, कि अगर उस पे जजेस कोई गलत जजमेंट पास करते हैं, राइट, या जजेस ने तो अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से, विवेक से, राइट, है ना, उन्होंने तो ठीक जजमेंट पास किया, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को ऐसा लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत है, राइट। तो उसके लिए गवर्नमेंट ज्यूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकती है। दैट वाज माय राइट, जिसमें पब्लिक के लोग हों, राइट, है ना, और उस केस को, जो इस तरह के पब्लिक हाईलाइट केस हैं, है ना, विद द कंसर्न ऑफ द एपेक्स कोर्ट, वो ज्यूरी को ट्रांसफर कर सकते हैं उस तरह के केसेस को, जिससे कि एक पब्लिक की जो कंसर्न है ना, या जो पब्लिक डिबेट के सब्जेक्ट बन जाते हैं कुछ केसेस, तो उसमें ज्यूरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता या कुछ नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं होती, तो उसको बंद कर सकते हैं आपके हाथ। बट एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा लोगों को जस्टिस देने के लिए। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, आप उनको आंसरेबल बनाना पड़ेगा। ये मेरा क्वेश्चन था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपको आंसरेबल करना पड़ेगा। करेक्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, कोई कंप्लेंट आई, अब उसमें करप्शन होता है या क्या नहीं होता, उसको फेक केस बना के, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि फेक केस बना के कोर्ट में सबमिट कर, करेक्ट, 20 साल बाद वो आदमी एक्यूटल होता है और कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये फेक केस था। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट क्या एक्शन हुआ? राइट। उसका जो 20 साल उसने सफर किया, एटलीस्ट गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि उसने 20 साल में जो सफर किया, जो लीगल फीस दी, वो तो एटलीस्ट उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिकवर करें। राइट। या अगर रिकवर नहीं करनी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको उसको आंसरेबल बनाना पड़ेगा। उसकी सर्विस बुक में एंटर करना पड़ेगा कि इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 20 केस में चार्जशीट फाइल की और 20 के 20 केस में एक्यूज एक्यूटल हुए। या तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, या वो कहीं ना कहीं करप्ट है। करेक्ट। तो दोनों ही सिस्टम में, दोनों ही तरीके में उस सिस्टम के लिए गलत है। तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को आपको आंसरेबल बनाना पड़ेगा। आप जिसको नहीं बनना वो ना आए पोस्ट पे। हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हो गए हैं, तो बिल्कुल बच्चे ग्रेजुएट हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि साहब मैंने तो अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन की थी, अब कोर्ट को नहीं लगा, तो इसके लिए मैं क्यों आंसरेबल हूँ? अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, और बहुत बच्चे लाइन में हैं, राइट, है ना, आप और कोई काम करिए, राइट, जो अच्छी फेयर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसको लगता है कि मैं इसको कन्विक्ट करा सकता हूँ, तभी वो चार्जशीट सबमिट करे ना। राइट। उसको लगता ही नहीं है कि ये कन्विक्शन हो रही है आईओ लेवल पे, तो आप चार्जशीट क्यों सबमिट कर रहे हो? आप उसमें फोरक्लोजर लगाओ। अब ना आंसरेबिलिटी की बात करते हैं। आंसरेबल जो कौन होता है? अब मैं एक बहुत पहले जब क्या हुआ था, जब पावर शिफ्ट हो रहा था, जब लोग ब्रिटिश छोड़ के जा रहे थे और एक नया तरीके से पावर शिफ्ट होने वाला था, तो पावर ऑफ ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था, जो यूके और इंडिया के बीच हुआ था। अगर मैं उसकी रिपोर्ट ढूंढने जाऊं, और मैं आरटीआई भी शायद हुई है इसके ऊपर, जब उसके ऊपर ही कोई जवाबदेही नहीं है, कोई आंसरेबल नहीं है, सरकार बोलती है हमारे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट गायब है, तो फिर आंसरेबिलिटी की बात की बात ही क्या करें? देखो बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट इज नॉट ए पर्सन, राइट? ठीक है, गवर्नमेंट इज ए सिस्टम, राइट? एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें से लोग आते रहते हैं और जाते हैं। लोग डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, लेकिन अगर डेमोक्रेसी अच्छी होती तो कई हजारों सालों से राजशाही नहीं चलती। बिल्कुल। वहाँ पे एक राजा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, वो आंसरेबल है। बुरा करेगा तो हिस्ट्री में बुरा लिखा जाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा लिखा जाएगा। राइट। उसकी अपनी एक लेगेसी है, राइट। उसके अपने पूर्वज हैं, उसकी आने वाली जनरेशंस हैं ना, वो सब आंसरेबल होती हैं। गवर्नमेंट सिस्टम में कोई इंडिविजुअल आंसरेबल नहीं, एक सिस्टम है,
सिस्टम में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है कि ये साहब उसके पीरियड में हुआ है, ये उसके ड्यूरेशन में हुआ है, ये तो मेरी नॉलेज में तो था ही नहीं, फाइल तो मेरे टेबल पे आई नहीं है ना। तो ये जो सारा एक मैकेनिज्म है ना, इट्स वेरी टफ टू किसी को आंसरेबल बनाना है। या तो आप को टाइम फ्रेम फिक्स करना पड़ेगा कि मेरी टेबल पे एक फाइल 3 फरवरी 2025 को आई, वो 25 फरवरी तक मेरी टेबल पे क्या कर रही है फाइल, अगर मैं उसमें नीचे नोटिंग करता हूँ उस फाइल में, या जो भी अपने कमेंट करता हूँ, 3 फरवरी से उसमें कितनी देर मुझे फाइल पढ़ने में लगनी थी और क्या नोटिंग करनी थी, अगर उसमें 1 घंटे का टाइम है या 1 दिन का टाइम है, तो जो डिले ऑफ 20 डेज या 30 डेज है वो उस नोटिंग में मेंशन होना चाहिए। जो कंसर्न ऑफिशियल है या जिस टेबल पे वो फाइल थी उसकी नोटिंग में आना चाहिए कि डिले का रीजन ये था। बिल्कुल, है ना। अगर ये हर एक टेबल पे चीजें आने लगेंगी तो सिस्टम में जो डिले है या जो लैक है वो कहीं ना कहीं कुछ कवर अप होने की कोशिश करे। सर आप मतलब पहले के लोग भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं, लोग कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ना वो केवल गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी का सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाता है। क्या ये सही है कि केसेस में क्या होता है, गरीब आदमी झेलता है, या तो जेल जाता है निकल जाता है? देखो बेसिकली क्या है कि अमीर आदमी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनको ब्राइब भी कर सकते, करेक्ट, गरीब आदमी कर नहीं सकता। राइट। गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी ये फियर होता है कि ये बड़े बड़े लॉयर इंगेज कर सकते है ना, कहीं ना कहीं सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते। करेक्ट। तो वो पूरा एज पर लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। गरीब आदमी के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी जो पहली स्टेज है जहाँ पे कंप्लेंट होती है पुलिस स्टेशन या जो भी गवर्नमेंट, वही को लगता है कि इसकी हियरिंग यहाँ भी नहीं होनी और इसकी हियरिंग कोर्ट में भी नहीं होनी। बिल्कुल, क्योंकि जो वो लॉयर एंगेज करेगा वो उस लेवल के शायद ना हो कि वो फोर्स कर सके सुनने के लिए। राइट, राइट। अब कुछ बड़े लॉयर आके खड़े होते हैं, डेजिग्नेट के सीनियर आके खड़े होते हैं, तो वे क्लियरेंट को कहीं ना कहीं फोर्स कर सकते हैं कि आपको सुनना पड़ेगा। और उन लॉयर्स को गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मतलब फिर अगेन घूम के वही बात आ गई, डेफिनेटली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम फिर की बात आ गई। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, जो सीनियर डेजिग्नेट होते हैं, आज तक सीनियर डेजिग्नेट होने में मैंने अपनी बुक में मेंशन किया है कि एपेक्स कोर्ट को ये मैकेनिज्म बना देना चाहिए कि जिसको जो भी सीनियर हैं और जिनको इन फ्यूचर हम सीनियर डेजिग्नेट करेंगे वो 20% प्रो बोनो केस करेंगे। बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है ना। आप मैंडेटरी कर दें, वो थ्रू लीगल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की लीगल एजेंसी है जो लीगल एड देती है गरीब लोगों को, उससे रैंडमली कंप्यूटर से सिलेक्ट होके केस चले जाएं कि ये गरीब लोग हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये फील आए कि हमारा केस एक बड़ा लॉयर डेजिग्नेटेड सीनियर लड़ रहा है कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और हमें भी कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। एक साउथ इंडिया से बड़े ही गरीब फार्मर्स मेरे ऑफिस में आए, उनका कोई मैटर था, तो मैंने उनसे बोला कि भाई शायद मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ऑफिस से कोई ना कोई एसोसिएट आपके केस को अटेंड करेगा। तो उन्होंने जो शब्द बोले, उन्होंने बोला साहब आप तो उन केस में जाते होंगे जिनमें अच्छी फीस मिलेगी, या फिर हमारे जैसे लोगों के केस में तो नहीं जाएंगे। मुझे बड़ा बुरा फील हुआ। मैंने कहा नहीं डोंट वरी, आपके केस से पर्सनली मैं जाऊँ। फिर उन्होंने एक शब्द बोला कि साहब अगर हमारे केस में, उन्होंने एक बड़े लॉयर का नाम मेंशन किया, कि अगर वो अपीयर हो जाते तो हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है शायद हमें न्याय मिल जाता उस कोर्ट से। तो जो ये बात ये नहीं है कि उनके अपीयर होने से जस्टिस मिल जाता या नहीं मिल जाता, है ना। वो तो जो फैक्ट हैं, जो डाटा चेक होगा रहेगा, जो इतने बिल्कुल इंटेलेक्चुअल हमारे जस्टिस बैठे हैं, है ना, उनको सब पता होता। बिल्कुल। बट जो एक परसेप्शन बन गया ना, पब्लिक परसेप्शन, ये नहीं है। पब्लिक परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कोई नहीं। आज भी जुडिशरी में करप्शन है, इवन जजेस कैन नॉट डिनाई, बट पब्लिक परसेप्शन ये है कि लोग अगर एक दूसरे को तंग करते हैं और गवर्नमेंट से कहीं भी किसी अथॉरिटी में उनको रिलीफ नहीं मिलता है, तो आज भी वो बोलते हैं कि तुम्हें कोर्ट में देखूंगा।
इट मीन्स देयर इज ए फेथ इन देयर माइंड। राइट। पब्लिक में आज भी एक परसेप्शन है कि कोर्ट से जो होता है वो फेयर होता है। आज भी पब्लिक में बोलते हैं ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो जो परसेप्शन है ना, ये परसेप्शन चेंज नहीं होना चाहिए। आज की डेट में जो जस्टिस डिले हो रहा है या कुछ चीजों में जस्टिस डिनायल हो रहा है ना, उससे पब्लिक परसेप्शन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है थोड़ा। तो वो चेंज नहीं होना। उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए फॉरवर्ड, क्योंकि क्लियंट को जो पैसा है, जो इंफ्रा है, वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड। करेक्ट, करेक्ट। दूसरा, जजेस की सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, उनका रहने का जो इंफ्रा है वो अच्छा। वो एग्जैक्टली हमने जो बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली क्या है कि उसी सेम इंटेलेक्ट का बंदा अगर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिलती है। बिल्कुल। उसी इंटेलेक्ट का बंदा अगर गवर्नमेंट में जुडिशरी में जाता है, उसको आप 1 लाख रुपए देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग अंकित जी, आज के जो पब्लिक स्कूल हैं, जो आज के टाइम में खर्चा है, क्या वो अपनी सैलरी से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते। तो जो ऑनेस्ट हैं, जो डेड ऑनेस्ट जज हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। राइट। क्यों? फैमिली उनकी भी है, वाइफ उनके यहाँ पे भी है, बच्चे उनके भी यहाँ पे हैं। मैं अपने आप को समझा सकता हूँ, लेकिन अपने छोटे बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, ब्यूटीफुल, करेक्ट। सब तरह के होते हैं, अच्छी फैमिलियां भी होती हैं, सब तरह के लोग होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा, आप रिटायर हो गए, रिटायर जब तक आप पोस्ट में, आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। जिस दिन आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में आपको ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया। MNCs में तो वो रिटायर नहीं हुआ, तो लास्ट तक कुछ ना कुछ काम करता रहेगा जब तक उसकी माइंड में और बॉडी में स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मेरे माइंड में भी स्ट्रेंथ है जुडिशरी में, और मेरे बॉडी में भी स्ट्रेंथ है। बट उन्होंने बोला नहीं, देयर इज ए टाइम लाइन, टाइम लाइन खत्म होगी तो आपको घर जाना पड़ेगा। तो साहब, मैं तो पूरे जीवन जो मुझे तनख्वाह मिली है, उससे तो मैंने अपना खर्च चलाया बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल। तो मैं अब रहने कहाँ जाऊँगा? अब तक तो आपने रहने के लिए मुझे घर दिया हुआ था, तो मैं रहने के लिए कहाँ जाऊँगा? है ना। तो बोले वो आप देखिए क्या करना है ना। जब तक आप जिंदा हो, आपके जीने के लिए हमने आपको एक नॉमिनल पैसे दे देंगे, जिसको पेंशन बोलते हैं। करेक्ट। उससे आप अपना खर्च चला सकते हो, है ना। बाकी आपको सिस्टम से बाहर बैठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी करप्शन को बढ़ावा देती है। उनको लगता है यार एटलीस्ट कम से कम एक घर तो ले लूं मैं, जिसमें मैं जाके रह सकूं। तो गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स, गवर्नमेंट फ्लैट बनाने चाहिए, जहाँ पे कि रिटायरमेंट के बाद में आप उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। एक नॉमिनल आपके पैसे कटेंगे, है ना, उससे आप चाहो तो उस घर में रह सकते हो लाइफ टाइम, जब तक आप हैं और आपके बाद आपकी वाइफ है। आपके बच्चे नहीं उसको रिटेन कर सकते। जब आप चले गए तो आपके बाद में दूसरे बंदे को अलॉट। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंफ्रा गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंफ्रा कोई डेवलप करती नहीं है, पैसे आप उनको देंगे नहीं और उम्मीद करेंगे कि नहीं वो फेयर ट्रायल करे। अब उनको लगता है कि एक एक पॉलिटिशियन हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके बैठे हैं। बिल्कुल, कोई आंसरेबल नहीं है, कोई आंसरेबल नहीं है। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन भी है, बिल्कुल बिल्कुल। इन जनरल जो पब्लिक परसेप्शन है, राइट, पब्लिक परसेप्शन ये है कि हर एक पॉलिटिशियन जी, आप तो एक बार MLA या MP बन गए तो भी आप हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के मालिक हो जाओगे, और अगर आप मिनिस्टर बन गए तो आप थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में चले जाते। ये पब्लिक परसेप्शन है, ठीक है जी। उनको ये लगता है कि हमारा इनसे ज्यादा इंटेलेक्ट है, इनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, और हमें रिएम्बर्समेंट क्या मिलता है राइट, बदले में, है ना, कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो पर्क्स हैं, उनकी सैलरी है, उनका स्टाफ है, उनका इंफ्रा है, उनका लिविंग स्टेटस है, वो सब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप बोलते हैं कि साहब वो जज तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है, बिल्कुल, है ना, या उस जज ने तो जो ये जजमेंट दी है, ये तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेवर की लग रही है, बायस्ड है। बायस्ड मे बी देयर इज अ रीजन। आप उनको आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट क्यों ऑफर करते हैं? उनको भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि रिटायरमेंट के बाद में मुझे एक पोस्ट मिलेगी, तो मैं क्यों गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपने रिलेशन खराब करूं?
क्योंकि मुझे तो आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट चाहिएगी। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो जजेस 5 साल और काम कर सकते हैं तो आप उनकी एज क्यों नहीं इंक्रीज करते? एक्सपीरियंस जज हैं, फिजिकली फिट हैं, आप उनकी एज बढ़ाइए जो काम करना चाहते हैं। आप उनको रिटायर करा के गवर्नमेंट में क्यों काम कराना चाहते हैं? इट मीन्स कहीं ना कहीं आप सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, है ना? तो ये चीज एक बंद होनी चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट जो हायर जुडिशरी में लोग हैं उनको एक बड़ा फनी पार्ट भी है और वो भी है, मैंने देखा लॉयर एडवोकेट्स और पुलिस के बीच हमेशा झगड़ा क्यों रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पब्लिक परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन नहीं है। हमें लगता भी है, ऐसा देखा भी हमने। नहीं छोटे मोटे इंसिडेंट हो जाते हैं। और बेसिकली क्या है कि वो तो हस्बैंड वाइफ एक घर में रहते हैं, उनमें भी झगड़े होते हैं, कोर्ट में डिवोर्स चलते हैं। राइट। तो पुलिस और एडवोकेट्स का रूटीन में आपस में इंटरेक्शन होता है। हाँ बिल्कुल होता है ना? तो जब रूटीन में इंटरेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं साल 2 साल में एक आध कोई क्लैश हो जाता है। अगर जैसे दो पक्षों में जब झगड़ा होता है तो ये डिसीजन कैसे होता है कौन कितना पावरफुल है? नहीं, पावरफुल कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? एंड में सब अपनी ड्यूटी कर रहते हैं, पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी किसके फेवर में एंड में डिसीजन जाता है? इट्स डिफिकल्ट टू से कि जब मुझे अभी भी किस्सा याद है, शायद 30,000 का एक किस्सा है, जब एडवोकेट ही उसके किसी केस को लेंगे नहीं और फाइट नहीं करेंगे तो फिर वो केस शुरू कैसे होगा? और पुलिस केवल आपको एक लेवल तक चीज़ें कर सकती है, बट अगर हम अबर बॉडी की बात करें तो अगर एक केस को फाइल करने के एडवोकेट लगता है, एडवोकेट के आगे डिसीजन मेकिंग होती है। जब वो सिस्टम ही रुक जाएगा तो पावरफुल तो इस साइड हुआ। बेसिकली क्या है, कई बारी ना आपस में कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। राइट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जितने पुलिस वाले हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, सबके केसेस आगे लॉयर्स ही लड़ते हैं। हाँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, दोनों आप झगड़ा हुआ। जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, हाँ, जितने भी क्रिमिनल लॉयर्स हैं, हाँ, आप किसी के यहाँ जाएंगे, 1-2 पुलिस वाले आपको उनके चैम्बर में बैठे ही मिलेंगे। बिल्कुल, है ना? चाय कॉफी वो वहीं पीते हैं, वहीं उनको नाश्ता कराते हैं। राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपस में कन्फ्लिक्ट है, थोड़ी चीजें हो जाती है, कभी कभी क्लैश हो जाता है, और वो भी हायर लेवल पे हो जाते हैं कि कुछ पॉलिटिकल लॉयर हैं, है ना, कुछ पुलिस सीनियर ऑफिशियल हैं, उनका आपस में कहीं कोई क्लैश हो गया किसी वजह से, वो ग्राउंड पे नजर आ जाता है कई बारी, बट ऐसा नहीं। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं ना, और आपने सही काफी चीज बताई भी हिस्ट्री के, इसमें कभी कभार हम राजा महाराजा की बात तो करते हैं, उनके बड़े ग्लोरी की बातें करते हैं, बट ऐसे कुछ टेक्स्ट में राजा महेंद्र प्रताप हैं जिनके बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया। राजा महेंद्र प्रताप ही अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उससे अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, बट स्टिल राइट। बट उन पे मैंने अभी एक बुक लिखी है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, सच बताऊं आपको तो। हाँ, वो थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर है कि उस पर डिस्कस करना शुरू करेंगे तो इट्स टाइम टेकिंग, बट मैं स्टिल चाहता हूँ कि आप फिर भी उसकी एक ब्रीफ दें। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस कम से जाने से थे कौन हो। राजा महेंद्र प्रताप मथुरा रीजन के एरिया के राजा थे, और हमारे भारत के इतिहास के एकमात्र राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने पूरे किंगडम को डोनेट कर दिया था। अच्छा। 99% राजा एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए लड़ते थे। बिल्कुल, कि मेरा राज्य बड़ा हो जाए या मेरा राज्य बड़ा हो जाए। ऐसा हिस्ट्री में आपको कोई नाम नहीं मिलेगा जिसने अपना किंगडम पूरा डोनेट कर दिया हो पब्लिक को। मतलब ही नहीं है। एकमात्र राजा का नाम आता है पुराने टाइम में, दानवीर कर्ण। बिल्कुल। लेकिन राजा कर्ण भी उसको दान देते थे जो मांगने जाते। अगर उनसे कोई कुछ मांगने जाता था तो उसको दान दे देते। बिना मांगे पूरा का पूरा राज्य दान करने का जो एक तरह से मैं कहूँगा कि ये इंसिडेंट है, ये पूरे हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, इंडिया को आजाद कराने जो रोल राजा महेंद्र प्रताप ने प्ले किया वो किसी ने नहीं किया, और ना किसी ने देखा, मतलब किसी ने बताया भी नहीं उसके बाद कभी। नहीं, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक सबको पता। अच्छा, ओके। नेहरू जी उनसे मिलने फ्रांस भी जाते थे, नेहरू जी उनसे मिलने स्विट्जरलैंड भी जाते थे, है ना, उनसे गाइडेंस भी लेते थे। गांधी जी
उनका नाम हर जगह मेंशन करते थे। ओके। गांधी जी ने जब उनकी एक प्रतिमा का अनावरण मथुरा में हो रहा था तो गांधी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला था कि आप लोग मुझे बड़ा मानते हैं लेकिन ये मुझसे भी बड़े हैं। ओके। लेकिन जब अभी आप वो पूछे थे ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, डेमोक्रेसी और वो सब, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब वो हिंदुस्तान में लौटते हैं 1946 में, जब भारत आज़ाद हो रहा होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनकी एंट्री को बैन किया हुआ था। करेक्ट करेक्ट। तो जब वो भारत लौटते हैं तो वो जो पूरा ब्रिटिशर्स का माउंटबेटन और नेहरू जी के बीच में जो चीज़ें चल रही थी उस चीज़ को अपोज कर कि इट्स नॉट ए कंप्लीट फ्रीडम। वो कॉमनवेल्थ गेम में जाने का विरोध कर कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिसके आज ये कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाते हैं, करेक्ट। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं वो उसमें शामिल होने से मना कर। अभी आप सेक्शन 8 अगर पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का तो आपको पता चलेगा शायद कि वो क्यों अपोज करते थे उस। राजा साहब ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को राजा साहब ने अपोज किया। वो डॉक्यूमेंट इंडियन आर्काइव्स पे तो अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश आर्काइव पे उसके कुछ टूटे फूटे कोई एक आध पेज मिलता है, समझा। हमारी गवर्नमेंट जो कहती है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट देयर वाज ए ट्रीटी इन बिटवीन द नेहरू जी एंड माउंटबेटन कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी टर्म्स को एग्रीड किया था। उसके लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मैं अगर बताऊंगा तो उस पर नेसेसरी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, है ना। आई नो आई नो। तो उसके बाद में जब भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर डिसाइड होने का नंबर आया तो सरदार पटेल और नेहरू जी दो कैंडिडेट थे, इन दोनों में से किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो जिस दिन डेमोक्रेसी बनी उसी दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गई। हमारा देश एक लंबे समय से राजशाही से गुजर रहा था, बिल्कुल। कभी डेमोक्रेसी नहीं आई। बिल्कुल। जिस दिन डेमोक्रेसी आई और पहले प्रधानमंत्री बनने थे, उस डेमोक्रेसी का जो पहला इलेक्शन था उसी में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आज बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म करनी थी। डेमोक्रेसी थी कहाँ, तो ऑटोक्रेसी थी। करेक्ट। तो राजा साहब ने उसको अपोज किया था। जब राजा साहब ने उसको अपोज किया तो वो नेहरू जी को शायद अच्छा नहीं लगा होगा उस टाइम पे जो भी रीजन रहे, तो उन्होंने राजा साहब को अपोज करना शुरू कर दिया और उनको एक तरह से हिस्ट्री में से इरेज कर दिया, पूरी तरह से इरेज करने की कोशिश की। इरेज तो नहीं कर पाए क्योंकि वो लोगों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। और आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये फील होगा कि शायद हिंदुस्तान में आज़ादी में सबका अपना अपना रोल था, लेकिन जो रोल उन्होंने प्ले किया वो शायद किसी किया ब्यूटीफुल। 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत को आज़ाद घोषित कर दिया और भारत की पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई थी अफगानिस्तान में। कितने लोग जानते हैं, जिसको 18 कंट्रीज ने इंक्लूडिंग जापान, जर्मनी जैसे पावरफुल कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज किया था। और राजा साहब ने बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अखंड भारत, उस टाइम पाकिस्तान, लंका, ये सब बांग्लादेश सब पार्टी थे अखंड भारत का, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अखंड भारत इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किए। उनकी अपनी पूरी गवर्नमेंट थी, पूरे सेक्रेटरीज थे, एम्बेसडर्स थे जो फॉरेन कंट्रीज में जाते थे सब ट्रीटी के लिए। आप बिलीव करेंगे कि 28 साल की एज में एक किसी घर में एक राजा के घर एक राजकुमार पैदा होता है और उस राजकुमार को जब यूरोप घूमने जाता है तो उसके साथ 50 से 60 लाख लोगों का काफिला इसलिए जाता है माय गॉड। अच्छा। कि ये 4 उसका खाना बनाएंगे, ये 10 उसके सिक्योरिटी वाले हैं, ये 4 उसके कपड़े चेंज करेंगे, ये कपड़े धुलवाएंगे, ये उनको मार्केट घुमाने ले जाएंगे। 50 से 60 लाख लोग, 50 से 60 लोग उनके साथ यूरोप दौरे पे जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको प्रोटेक्ट कर सकें कि वो एक किंगडम के युवराज। उसी लेगेसी को फॉलो करते हुए जब वो
16 साल की एज में उनकी शादी होती है, महाराजा जींद की डॉटर से उनकी शादी होती है, महारानी बलवीर कौर है। तो उनको एक ट्रेन में भर के तोहफे दिए जाते हैं, क्योंकि वो राजा थे, तो राजा की शादी में सब राजा ही आएंगे, बड़े लोग आएंगे। तो जब वो पूरी ट्रेन भर के तोहफों की आती है, तो वो अपने यहाँ पे मथुरा के जंक्शन पे ट्रेन को रुकवाते हैं। उनके पूरे राज्य के लोग उनके वेलकम में आते हैं, क्योंकि उनके युवराज की शादी थी। उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी डोनेशन था, वो सारा का सारा वही पब्लिक में डोनेट कर देते हैं। कोई एक गोल्ड कॉइन भी वो अपने घर नहीं ले जाते। इन द एज ऑफ 16 ईयर। आज के 16 साल के बच्चों को मोबाइल के अलावा दूसरे चीज कुछ आती नहीं होती, इस मोबाइल से अलावा भी कुछ है तो बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। 28 साल की एज में वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ के देश से चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे अखंड भारत के जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की थी। 28 साल की एज में आजकल बच्चे डिप्रेशन में बिल्कुल या ये सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। बिल्कुल। उस टाइम पे एक राजा अपना पूरा किंगडम डोनेट करके और अपने कंट्री को, ब्रिटिश रूल का मतलब उस टाइम पे था पूरे वर्ल्ड में ब्रिटिशर्स बैठे हैं, बिल्कुल, है ना। ये बात मैं आपको 1914 की बता रहा हूँ, 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। ब्रिटिशर्स ने उनको रोक दिया कि आप लंदन नहीं जाएंगे, उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन क्योंकि वो राजा थे, इतने उनके रिलेशन थे, वो चले गए। वहाँ से वो ब्रिटिश जर्मन एम्परर से मिलते हैं, कैसर विलियम उनका वेलकम करता है और बोलता है, राजा साहब आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर लड़ें, जर्मन आपके साथ खड़ा हुआ है। और उनको 10,000 की जर्मन फौज वो देते हैं कि ये फौज हमारी तरफ से आपके साथ लड़ेगी। वहाँ से वो टर्की जाते हैं, टर्की के राजा कमाल पाशा से मिलते हैं। टर्की का राजा उनको अपनी फौज डिप्यूट करता है कि इतने हमारे फौजी आपके साथ लड़ेंगे, राजा साहब आप लड़िए। उसके बाद वो पर्शिया होते हुए ईरान से निकलते हैं। ईरान के राजा उनको बोलते हैं कि आप तो हमारे ईरान से लगा के और ये तिब्बत तक ये पूरा आर्यव्रत है और आप हमारे आर्यव्रत के पेशवा हैं। तो उनको उन्होंने टाइटल दिया आर्यन पेशवा, कि आप पूरे सिस्टम को लीड करिए, हम आपके साथ हैं। वहाँ से वो अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं और अफ़गानिस्तान का बड़ा ही फेमस जगह थी, वहाँ पे महल था बाग बाबर, उसमें उनको रुकाया जाता है। और वहाँ के जो राजा थे हिदायतुल्लाह, उनके साथ उनके सहयोग से वो भारत को, अखंड भारत को आज़ाद घोषित कर देते हैं राजा साहब 1 दिसंबर 1915। तो ये काफ़ी चीज़ें मतलब रिकॉर्ड पे अब। और आप उनकी खूबसूरती देखिए, लेनिन से जब वो मिलते हैं तो लेनिन उनको देख के अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और उनको बैठने के लिए एक बड़ी चेयर ऑफर करते हैं कि आप राजा साहब इससे बैठिए। तो वो उस पर बैठने से मना कर देते हैं और जो साथ में एक दूसरी स्टूल पड़ा होता है उस पर बैठ जाते हैं। तो लेनिन वॉज सरप्राइज और उन्होंने दूसरा स्टूल खींच के उस पर राजा साहब के साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि राजा साहब आपने इस पर बैठने से मना क्यों किया। बोले, लेनिन साहब अगर मुझे इस पर बैठने की इतनी इच्छा होती तो मैं इसको छोड़ के अपने देश में नहीं आता। लेनिन उनसे इतना इम्प्रेस होता है कि उनको अपने रशिया के एम्बेसडर की फैसिलिटी उनको दे देते हैं। ओके। कि जो एक एम्बेसडर की फैसिलिटी होती है वो सारी आपको हमारे कंट्री में, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट तो था नहीं। हाँ। जो इंडियन पासपोर्ट था वो तो ब्रिटिशर्स ने कर दिया था और उनके अगेंस्ट उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एकमात्र हिंदुस्तानी थे राजा महेंद्र प्रताप जिनकी पर डे ब्रिटिश आईबी द्वारा रिपोर्ट की जाती थी ब्रिटिश क्राउन को कि आज उनकी लोकेशन कहाँ है और वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे सबको यूनाइट कर दिया था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। वो अमेरिका जाते थे, जापान जाते थे, जर्मन जाते थे, चाइना जाते थे,
टर्की जाते थे, फ्रांस जाते थे, स्विट्जरलैंड जाते थे, हर एक कंट्री में उन्होंने घूम घूम के सबको यूनाइट किया ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। और एक बड़ी फेमस बुक थी द ग्रेट गेम, उसके जो ऑथर थे उन्होंने राजा साहब पे बुक लिखी द किंग हु ब्रिंग डाउन द ब्रिटिश एम्पायर। एक ब्रिटिशर्स उनके ऊपर किताब लिख रहा है। तो मैं 1917 का एक मैं वाक्य बताता हूँ आपको कि मिस्टर लिन चाइना के जस्टिस मिनिस्टर होते थे। तो ब्रिटिशर्स की चाइना की जो ट्रीटी थी उसके अकॉर्डिंग वो राजा साहब के अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं कि अगर वो चाइना में एंटर करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। राजा साहब को सब वार्न करते हैं कि आप नहीं जाएंगे। राजा साहब चाइना में जाते हैं और वही जस्टिस मिनिस्टर राजा साहब का रात को अपने घर पे डिनर होस्ट करते हैं और जितने भी वहाँ के सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन हैं वो सब उसमें शिरकत करते हैं। और नेक्स्ट डे एज ए चीफ गेस्ट राजा साहब चाइना की पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं। राजा साहब हुआ द फर्स्ट इंडियन जिसने चाइना की पार्लियामेंट को एड्रेस किया फिर एज ए चीफ गेस्ट। तो आप उनकी फॉरेन डिप्लोमेसी देखो कि कितने कमाल की थी कि जिस कंट्री ने उन्हें बैन कर दिया, उनको बैन कर दिया, उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए, वही कंट्री और वही जस्टिस मिनिस्टर अपने घर पे उनका डिनर होस्ट कर रहा है और उसी की कंट्री की पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे हैं। पर्शिया का हाईएस्ट अवार्ड यूरोपियन यूनियन जब ये होते थे द ऑर्डर ऑफ रेड ईगल, वो एकमात्र इंडियन है जिनको मिला है थे राजा महेंद्र प्रताप। आज तक कितने लोग जानते? 1932 में स्वीडन ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर वो साल नहीं हो पाया, पीस प्राइज कैंसिल हो गया था। उसके बाद गांधी जी को 3-4 बार इंडियन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, बट पहले हिंदुस्तानी थे जिनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। तो वो भी किसी बाहर के देश ने किया, हमारे देश ने कभी नहीं किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने, अमेरिका में नस्लीय दंगे होते थे ब्लैक एंड वाइट के, सो ब्लैक और वाइट के बीच में जो उनके ब्लैक्स के लीडर थे मिस्टर बोल्डन, उनसे सब डरते थे। राजा साहब उनकी टेरिटरी में जाते हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इसी कंट्री के निवासी हो, कंट्री के डेवलपमेंट की बात करो, इसको डिस्ट्रॉय मत। और ब्लैक एंड वाइट का पहला सेटलमेंट राजा साहब करा। ओके, इंटरनेशनल लेवल कितने लोग जानते हैं? वहाँ के आर्मी जनरल मिस्टर इमरसन राजा साहब की फोटो का लॉकेट अपने गले में पहनते थे। किसी फौज का अफसर किसी दूसरे कंट्री के आदमी की फोटो पहन के अपने लॉकेट में डाल के घूमता था। राजा साहब ने अलग अलग धर्मों की अच्छाई और कमी दोनों को डिस्कस किया। उन्होंने देखा कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। तो आप ऐसे धर्म पंथ संप्रदाय का नाम लेके बिल्कुल ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक अपना अलग से धर्म चलाया, उसका नाम रखा उन्होंने रिलीजन ऑफ लव। और उस प्रेम धर्म को मानने वाले दुनिया में इतने लोग हो गए थे, इतने फॉलोअर थे उसके, कि 34 कंट्रीज में तो उनके प्रेम धर्म के अपने कार्यालय थे और उनके लैक्स ऑफ फॉलोअर थे राजा साहब। जैसे एक टाइम में ओशो के हो गए थे बिल्कुल, ऐसे ही राजा साहब के फॉलोअर थे। और एट दैट टाइम कि जब कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था, अगर मुझे जापान में लेटर भी भेजना है तो पानी के जहाज से 2 महीने या 4 महीने बाद पहुंचता था। बिल्कुल, है ना? या कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास में टेलीग्राम की फैसिलिटी थी, वो टेलीग्राम के थ्रू चला जाता। बिल्कुल, बट वो बहुत लिमिटेड एक्सेस था उन चीज़ों का, एक्सपेंसिव था। राइट। मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर मैं आपके शूज में आके देखूं, आपके जगह पे देखूं, तो आपको सारे लूप होल्स, सब अच्छाई और बुराई सब पता है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फिर भी बहुत हद तक आपको पता है, बिकॉज तभी हम लोग ऑब्वियसली जब हम कुछ प्रिपेयर करते हैं तो पहले सामने वाले के थॉट को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर मैं प्लस और माइनस जानना चाहूँ एडवोकेट लाइफ के, तो वो क्या होंगे? ऑन ग्राउंड भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के भी हो सकते हैं।
जिस टाइम में 2000 में मैंने लॉ ग्रेजुएट किया और मैं इस प्रोफेशन में आया, तो हमारे घर वाले मेरे इस प्रोफेशन में आने के अगेंस्ट। ओके। जनरली पहले ये माना जाता था कुछ एक लिमिटेड जिनकी सेकंड और थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, हाँ, वही लोग जो सो कॉल्ड बड़े लॉयर माने जाते बिल्कुल हैं, उनके अलावा लीगल प्रोफेशन में अगर कोई आ रहा है उसका ये मानना होता था कि भाई अगर कुछ नहीं करता है तो ठीक है, वकील बन जाए। हाँ, लॉयर कर वो एक ये पब्लिक परसेप्शन था, करेक्ट, जो आज की डेट में चेंज हो गया है। बिल्कुल। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तो मैं नहीं कहूँगा, खैर नहीं बिल्कुल, हाँ क्या, हाँ बिल्कुल। आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है डिमांड, यूथ के, अच्छा डिमांड इज द वर्ड, हाँ है अच्छा ना, ठीक है, यूथ की जो डिमांड में है वो लीगल प्रोफेशन है, करेक्ट है ना। बहुत सारी NLU अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं जिनसे अच्छे इंटेलेक्चुअल बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो एक तो जो लीगल प्रोफेशन का ये पूरा का पूरा चेंजेस हुआ है, इसको रिवोल्यूशन हुई है एक तरह से पूरी के पूरी, वो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अब इसको लोग थोड़ा अच्छा प्रोफेशन मानने लगे हैं, नोबल प्रोफेशन भी थोड़ा मानने लगे हैं। एक तो इनिशियल स्टेज पे थोड़ा प्रोफेशन अच्छा नहीं माना जाता था, ये ड्रॉबैक है। दूसरा क्या था, जब आप प्रोफेशन ये स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको कोई पे ऑफ नहीं, ओके, इस प्रोफेशन में। आजकल बहुत सारी MNCs में लीगल ऑफिसर या कुछ लॉ फर्म्स में बिल्कुल रख लेते हैं, बट वो बेसिकली क्लरिकल वर्क, ओके, तो है ना। वो आप ये नहीं कह सकते कि जो एक एक्चुअल जो लिटिगेशन के लिए लॉयर जाना जाता है कि वो चीज़ें आपसे कोई कराएगा। अब आप सीनियर लॉयर के पास या उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप मेरा तो कोई काम कर नहीं पाओगे, उल्टा मुझे आपको सिखाना है, तो व्हाई शुड आई पे। अगर आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो प्रोफेसर आपको पे थोड़ी ना करता है, बिल्कुल। तो ये तो मैं आपको एक तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ उस प्रोफेशन के लिए, तो मैं आपको पे नहीं करूँगा, किस लिए पे करूँगा। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसमें डिफरेंट वर्जन है ना। जो लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं पे करना, मेरा मानना है उनको पे करना चाहिए। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी कहीं ना कहीं स्टाइफंड देने चाहिए, क्योंकि वो बच्चा कहाँ जाएगा। हाँ, सो ये एक इस प्रोफेशन का ड्रॉबैक था। अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, करेक्ट, कि आपको कोई पे नहीं करता, राइट। और नया लॉयर बन के आया है तो आपको कोई केस भी नहीं देता। अच्छा, उनको ये लगता था कि हमारा केस खराब हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाता है तो उसका रिजल्ट विदिन 24 या 48 आवर्स में आ जाता है। हाँ, लॉयर जो इंजेक्शन लगा रहा है उसका रिजल्ट 1 या 2 साल में समझ आता है। नाइस। तो इसलिए थोड़ा सा ये टफ प्रोफेशन शुरू में, बट आज के टाइम में चीज़ें चेंज हुई है, बहुत सारी लॉ फर्म आ गई है, MNCs आ गई हैं। जैसे जैसे सोसाइटी एडुकेट हो रही है तो लीगल सिस्टम की डिमांड बढ़, करेक्ट, लॉयर भी अब पे ऑफ करते हैं, ऐसा करेक्ट। जो सीनियर लॉयर हैं वो भी पे करते हैं, जो लॉयर अच्छा अर्न कर रहे हैं वो भी पे कर रहे हैं आज के टाइम में जूनियर्स। लेकिन अगर शुरू के 2-3-4 साल आपने एक कॉमर्शियल एंगल पे फोकस ना करके आपने नॉलेज पे फोकस कर दिया, आपने मेहनत करनी, तो फिर वो आपको लाइफ टाइम पे भी है। दूसरा, अगर आपके पास घर नहीं है, आपको रेंट पे लेना है, तो लोग लॉयर को रेंट पे घर देने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, उनको ये लगता है कि भाई ये तो वकील साहब है, अगर खाली नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओ अच्छा। तीसरा जोक द पार्ट है, ये हंसी की चीज़ है कि लोग वकीलों की शादी करने में भी अवॉइड कर देते हैं कि भाई अगर लड़के को परेशान करेगा तो जाएगा, हाँ, तो कहाँ जाएंगे, है ना, लॉयर से कौन झगड़ा करेगा। हाँ, तो ये नेगेटिव पार्ट है। है लीगल प्रोफेशन के। हाँ, पॉजिटिव पार्ट ये है कि आपको ये फील होता है जब आपके सामने कोई ऐसा आदमी आता है कि जिसके साथ आपको फील होता है कि इनजस्टिस हुआ है, वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में हुआ हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ, बिल्कुल, और आप उसको जस्टिस दिलवाते हैं जब कोर्ट से, उसके लिए लड़ते हैं, तो आपको ये फील होता है इंटरनल
कि नहीं यार मैंने कुछ अच्छा काम, सेटिस्फैक्शन, आपको एक फीलिंग, आपकी डिफरेंट फीलिंग होती है, या आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं कि जो बाकी लोग नहीं करते हैं। जैसे सपोज डॉक्टर किसी की लाइफ से चाह रहता है, बिल्कुल, तो उनको अच्छा फील होता है कि मैंने एफर्ट किया तो मैंने इसकी लाइफ बचाई। ऐसे ही लॉयर्स में है कि जब वो किसी की लाइफ सेव करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी सेव करते हैं, किसी की वेल्थ सेव करते हैं, किसी की जो लाइफ ब्रेक हो रही है उसको कहीं ना कहीं सेव करते हैं, तो उनको एक अच्छी फीलिंग आती है और एक रिस्पेक्ट भी मिलती है सिस्टम में। तीसरा क्या है कि आप लॉ को जानते हैं, हाँ, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। आपको ये लगता है कि कोई मेरे राइट का मिसयूज नहीं कर सकता है, या कोई मुझे अंडरमाइन नहीं कर सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इंटरनल आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप करती हैं। दूसरा क्या है कि लॉयर्स कम्युनिटी, जो भी आपने बोला था पुलिस का लॉयर्स का क्लैश होता है, कम्युनिटी काफी बड़ी है, लॉयर कम्युनिटी जो है, जो उनकी फर्टर्निटी है, हाँ, उनमें आजकल खैर चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई है, हाँ, बट एक टाइम था, अभी भी है खैर, हाँ, बिल्कुल, कि फर्टर्निटी एक दूसरे के लिए खड़ी हो जाती है। अगर उनको कहीं लगता है बिल्कुल कि भाई ये मेरा लॉयर भाई है, इसके साथ कुछ गलत होता है, तो फर्टर्निटी खड़ी हो जाती। बेसिकली क्या है, बाकी तो नए बच्चे जो हैं उनके लिए तो यही है कि थोड़ा सा उनको कोर्ट में चेयर का रिगार्ड रखना चाहिए है, कोई कमेंट पीछे भी पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप रिगार्ड उस जज का नहीं कर रहे हो जो उस चेयर पे बैठा है, वो तो बदलते रहते हैं, आप रिगार्ड चेयर का कर रहे हैं, राइट। सो जो उस चेयर का रिगार्ड है वो आपका पीठ पीछे भी खत्म नहीं होना चाहिए। जजमेंट आपकी फेवर में भी आ सकता है, जजमेंट आपके अगेंस्ट आ सकता है, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं है हमेशा कि आप ही अच्छे हैं, आपका केस भी वीक हो सकता है, आपकी कमियां भी हो सकती हैं, तो कभी भी उस चेयर को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। आजकल के बच्चों में थोड़ा ये ट्रेंड बना है कि जुडिशियल अफसर्स को कमेंट करने का, या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, तो इट्स वेरी रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि जितने क्रिमिनल अंदर होंगे उतने ना बिल्कुल ऐसे लोग भी होंगे जिनके जो तो बस इसलिए जेल में, क्योंकि वो लीगल प्रोसीडिंग बहुत लंबी चल रही है ना। तो हम रियल लाइफ में किसी बुरा करते सॉरी फील करते हैं ना, बट जुडिशियल सिस्टम में देखिए, हम जो लोग बाहर हैं और जो लोग हायरार्की में, जो पावर में, वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बट जो केवल इस लूप होल में फंस गया और अंदर ही है, उनके लिए गवर्नमेंट नहीं सोचती। और इतने लोग हैं, मैं आपको बता, मतलब हमें भी आज से रोज सुनने में आता है किसी से कोई नकली छेड़छाड़ हो गई, उस बंदे को अंदर डाल दिया, फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है और उसको वो लीगल प्रोसीडिंग में फंसा हुआ और अंदर ही बैठा हुआ है, तो कितनी लाइफ डिस्ट्रॉय भी तो हो रही है एट द सेम टाइम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे यहाँ कानून है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे, हर एक चीज़ पे डिफरेंट एक्ट है, लोगों का सिंप्लीफाई होना बहुत जरूरी है, जो एक आम आदमी को समझ आ सके। बिल्कुल, वो इतना टफ और क्रिटिकल उसको बना दिया है कि वो आम आदमी को यही नहीं समझ आता कि मेरे क्या राइट्स हैं और मेरी क्या ड्यूटीज हैं। करेक्ट। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ पे लीगल सिस्टम में कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि 20 साल तक जुडिशियल कस्टडी में है, 20 साल बाद कोर्ट कहती है नहीं, इसने तो ये ऑफेंस किया ही नहीं है, इसको एक्विटल किया जाए। राइट, पर उसकी लाइफ कहाँ बची फिर? उसके लिए आंसरेबल कौन है, अभी आपसे पूछा। बिल्कुल। कुछ कंट्रीज में ऐसा है कि अगर आपको किसी गलत चार्जशीट की वजह से फ्रेम किया गया और कोर्ट ने आपको एक्विटल किया, तो जितने भी टाइम आपने वो चीज़ें फेस की, उतनी आपकी लाइफ की वैल्यू वो लोग निकालते हैं। आप क्या अर्न करते हैं, क्या आपकी रेपुटेशन लॉस हुआ है, और उस हिसाब से आपको कंपनसेट किया जाता है। राइट। और वो कंसर्न वो डिपार्टमेंट करता है जिसने उसको प्रोसिक्यूट किया। करेक्ट। इसीलिए वहाँ पे जो चार्जशीट हैं, जो प्रोसिक्यूशन है, वो बहुत कम है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसी रैंडमली, कंप्यूटर में आजकल इनकम टैक्स में तो कम हो गया है ना, आजकल जीएसटी में वो स्टार्ट हो गया है कि रैंडमली 500,000 लोगों को नोटिस भेज दो, दिया आएगा तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। ये सिस्टम बना लिया है। बिल्कुल। क्यों?
क्योंकि वो आंसरेबल नहीं है, उनका डिपार्टमेंट आंसरेबल नहीं है। आप किसी को अरेस्ट कर रहे हो, किसी को बंद कर रहे हो, कौन किसी की फैमिली क्या फेस कर रही है, Correct. कौन क्या सफ़र कर रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट। तो जब तक ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, गवर्नमेंट एजेंसी वही घूम के बात आती है। वहाँ आप आंसरेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाओगे, तब तक वो चीज़ें चलेंगी, आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते। और बेसिकली क्या है, थोड़ा टाइम फ्रेम कर देना चाहिए कि जो लोग 3 साल से ज़्यादा बाहरी कॉन्सेप्ट है जुडिशियल कस्टडी 5 साल से ज़्यादा हैं, राइट, उनके केस आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ट्रायल तो यहाँ पे नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता ना। सुभाष चंद्रा के केस में ये जो यूनिटेक वाले हैं, इनके केस में एपेक्स कोर्ट ने यही जजमेंट पास की थी। उन्होंने कहा था भाई अगर आपका ट्रायल 25 साल लेता है तो क्या आप 25 साल आदमी को जेल में रखोगे? और 25 साल बाद आप बोल देते हो कि साहब इसकी तो कोई गलती नहीं थी, इसकी तो एक्विटल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमें पूरे अपने सिस्टम में को एक प्रोसेस या मैकेनिज्म ना बना के, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक लोगों को आंसरेबल नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं, तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और हमारा कंट्री जुडिशियल सिस्टम में या लीगल सिस्टम को ऐसे ही फेस करता रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट। Thank you for you, Anna, giving me your valuable time. It's your valuable time, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.